है जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज ये मानकर चल रहे हों कि वो टिक ही नहीं पाएगा। आज हम रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी के जरिए आधुनिक भारत की इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि एक असंभव राष्ट्र न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे बन गया। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दौर के माहौल को समझते हैं। 1888 में सर जॉन स्ट्रेची जैसे बहुत से प्रभावशाली ब्रिटिश अफसरों का साफ मानना था कि भारत कोई एक देश है ही नहीं, बस एक नाम है। उनकी नज़र में ये कोई असली मुल्क नहीं था, बल्कि एक ऐसी बनावटी चीज़ थी जिसे ब्रिटिश राज ने बस किसी तरह एक साथ जोड़कर रखा हुआ था। लेकिन उस दौर के सारे शक और सारी भविष्यवाणियों को एक तरफ रखिए और आज की हकीकत देखिए। भारत न सिर्फ एक देश के तौर पर मजबूती से खड़ा है, बल्कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जिंदा दिल लोकतंत्र भी है। और यही विरोधाभास इस कहानी को इतना मजेदार बनाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसा देश जिसे असंभव माना जा रहा था, वो आखिर सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए टिका कैसे रहा? ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रहस्य है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये धारणा आई कहाँ से कि भारत का बिखरना तो तय है। उस वक्त ज्यादातर बाहरी लोगों का यही मानना था कि भारत एक अस्वाभाविक राष्ट्र है जो अपनी ही डाइवर्सिटी, अपनी ही अनेकता के बोझ तले दबकर एक दिन बिखर जाएगा। विंस्टन चर्चिल जैसे बड़े बड़े लोगों ने तो बहुत ही डरावनी भविष्यवाणियां कर दी थीं। मतलब उनका तो साफ साफ मानना था कि जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत खत्म होगी, भारत में अफरा तफरी मच जाएगी और वो वापस सदियों पुराने अंधेरे में चला जाएगा। उनका ये डर उस समय कई लोगों की सोच को दिखाता था। और देखिए, ये शक कोई बेबुनियाद नहीं था। भारत के सामने जो चुनौतियां थी वो सच में पहाड़ जैसी थी। जरा सोचिए, जातियों का एक ऐसा सिस्टम जो समाज को हजारों टुकड़ों में बांटता था, 15 से ज्यादा बड़ी भाषाएं, हिंदू और मुस्लिमों के बीच गहरे मतभेद, भयंकर गरीबी और अमीरी के बीच एक बहुत बड़ी खाई, ये सब मिलकर एक ऐसे विस्फोटक मिक्सचर जैसा था जो देश को कभी भी बिखेर सकता था। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उन बंटवारों को देखते हैं जिनकी वजह से भारत के टूटने की भविष्यवाणियां इतनी सच लगती थीं। रामचंद्र गुहा के शब्दों में कहें तो भारत उस समय संघर्ष की एक जीती जागती प्रयोगशाला था। सबसे पहले बात करते हैं जाति की। ये एक बहुत ही पुरानी और मजबूत सामाजिक व्यवस्था थी जिसने समाज में गहरी लकीरें खींच रखी थीं। ये सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं थी, बल्कि अक्सर लड़ाई झगड़े और संघर्ष की एक बहुत बड़ी वजह भी थी। फिर आती है भाषा की बात। भारत के संविधान में ही 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। सोचिए, हर भाषा की अपनी लिपि है, अपना साहित्य है और करोड़ों बोलने वाले हैं। ऐसे में भाषाई गौरव और पहचान को लेकर टकराव की गुंजाइश बहुत बहुत ज्यादा थी। इसके बाद आता है धर्म का सवाल। भारत में हिंदुओं की बड़ी आबादी के साथ साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी रहती है। ऊपर से 1947 के बंटवारे के जख्म अभी ताज़ा थे और धार्मिक तनाव हमेशा एक चिंगारी की तरह सतह के नीचे सुलगता रहता था। और आखिर में वर्ग का विभाजन। एक तरफ तो वो अमीर लोग थे जिनकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग थे जो भयंकर गरीबी में जी रहे थे। अमीर और गरीब के बीच की ये खाई भी सामाजिक अशांति का एक बहुत बड़ा कारण थी। भाषा को लेकर तनाव कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप संविधान सभा के इस एक बयान से लगा सकते हैं। आर.वी. धुलेकर जैसे सदस्य चाहते थे कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा बने, जबकि दक्षिण भारत के सदस्यों को लगता था कि उन पर भाषा थोपने जैसा है। इससे पता चलता है कि देश को एक साथ रखना कितना मुश्किल काम रहा होगा। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि भारत सिर्फ बचा ही नहीं, बल्कि एक लोकतंत्र के रूप में बचा रहा। ये अपने आप में एक इतनी बड़ी पहेली थी जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। देखिए, पॉलिटिकल साइंस की किताबें हमें बताती हैं कि एक कामयाब लोकतंत्र के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, जैसे देश अमीर हो, लोग पढ़े लिखे हों और कल्चर के स्तर पर एकता हो। लेकिन 1947 में भारत के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, बल्कि ठीक इसका उल्टा था। यहाँ थी भयंकर गरीबी, ज्यादातर लोग अनपढ़ थे और जबरदस्त विविधता थी। और मजे की बात यह है कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ नेताओं के लिए कोई अजूबा नहीं था,
बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी एक असली पहेली थी। एकेडमिक स्टडीज ने बार बार यही दिखाया कि भारत के जैसे देश को तो एक तानाशाही बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत हर नियम का एक अपवाद बनकर खड़ा रहा। तो फिर सवाल वही है, भारत कैसे बचा रहा? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उन वजहों को जानते हैं जिन्होंने इतने सारे विभाजनों के बावजूद इस राष्ट्र को एक साथ जोड़े रखा। तो वो कौन सी चीजें थी जो एक गोंद की तरह भारत को जोड़े रहीं? देखिए, सबसे पहले तो था एक बहुत मजबूत और बड़ा संविधान जिसने हर नागरिक को बराबर अधिकार दिए। फिर नियमित और निष्पक्ष चुनाव जिसने लोगों को अपनी बात रखने का एक शांतिपूर्ण रास्ता दिया। एक नेशनल मार्केट ने सभी राज्यों को आर्थिक तौर पर एक दूसरे से जोड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी भाषा ने अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच एक पुल का काम किया। और आखिर में एक हैरान करने वाली लेकिन बहुत शक्तिशाली ताकत, हिंदी फिल्में और उनके गाने, जिन्होंने पूरे देश को एक सांस्कृतिक धागे में पिरो दिया। ये एक बहुत सीधी लेकिन उतनी ही दमदार सच्चाई है। इतने संघर्षों, आंदोलनों और तनावों के बावजूद भारत का नक्शा वैसा का वैसा ही बना रहा। कोई भी अलगाववादी आंदोलन आज तक सफल नहीं हो पाया है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि भारत के बचने और एक लोकतंत्र बने रहने की ये कहानी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्यों इतनी मायने रखती है। एक मशहूर जीव विज्ञानी JBS हेल्डेन ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उनकी बात भारत की कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है। ये सिर्फ एक देश का इतिहास नहीं बल्कि आज की इस बढ़ी हुई दुनिया के लिए एक उम्मीद भरा प्रयोग है। ये दिखाता है कि बहुत सारी विभिन्नताओं के बावजूद लोकतंत्र के जरिए एक साथ रहा जा सकता है। और यही बात भारत की कहानी को सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक बनाती है।